आईपीओ में यूज होने वाले कुछ ऐसे विशेष शब्द हैं जिनका मतलब हमको जानना बहुत ज़रूरी है। लगभग इनकी संख्या 15 के आसपास है। दोस्तों, हम आपको ये कंप्लीट डिस्कस करके बताएंगे ताकि आईपीओ के स्ट्रक्चर बॉडी को आप अच्छे से समझ सकें। तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम है डीआरएचपी, ड्रॉफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाने से पहले डीआरएचपी तैयार करती है। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के मिशन और विजन के बारे में सब कुछ लिखा होता है। इसमें बताया गया होता है कि कंपनी ने अब तक कैसा प्रदर्शन किया है और आगे कैसा प्रदर्शन करना चाहती है। साथ ही कंपनी इसमें यह भी बताती है कि आईपीओ से पैसे जुटाकर उसका कहाँ इस्तेमाल होगा। यानी आसान भाषा में समझें तो इस दस्तावेज़ के जरिए कंपनी अपनी पूरी कुंडली जनता के सामने रख देती है। इस दस्तावेज को हर कंपनी को सेबी के पास जमा करना होता है। उसके बाद ही सेबी से किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने की इजाज़त मिलती है। दोस्तों, हमारे देश में सेबी शेयर मार्केट की एक रेगुलेटर बॉडी है जो शेयर मार्केट से संबंधित बहुत सारे नियम बनाती है और उनका अनुपालन करवाती है। दूसरा है दोस्तों फिक्स्ड प्राइस अथवा बुक बिल्डिंग। एक कंपनी दो तरीके से आईपीओ ला सकती है। पहला तरीका है फिक्स्ड प्राइस और दूसरा तरीका है बुक बिल्डिंग का। फिक्स्ड प्राइस के तहत कंपनी अपने आईपीओ का या यूं कहें कि शेयरों की कीमत पहले ही बता देती है। वहीं बुक बिल्डिंग के तहत कंपनी एक प्राइस रेंज सेट करती है और शेयर की कीमत को निवेशकों डिमांड देखते हुए उसी के हिसाब से तय करती है। अधिकतर मामलों में बुक बिल्डिंग तरीके से ही आईपीओ लाया जाता है। तीसरा शब्द है दोस्तों आईपीओ में बिड लॉट। आईपीओ में एक दो शेयर नहीं खरीदे जाते बल्कि लॉट में शेयर खरीदे जाते हैं। एक लॉट में कितने शेयर होंगे यह कंपनी तय करती है। आमतौर पर एक लॉट की कीमत मैक्सिमम 15,000 तक ही हो सकती है। इसमें शेयरों की संख्या उनकी कीमत के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। नंबर 4 पर है दोस्तों कट ऑफ प्राइस अथवा फ्लोर प्राइस। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो वह अपने शेयरों की कीमत की एक रेंज तय करती है। उदाहरण के लिए कंपनी अपने शेयर का प्राइस बैंड 120 से 125 रुपये तय कर सकती है। आप जिस कीमत पर शेयर खरीदना चाहते हैं उस कीमत पर बिड यानी बोली लगा सकते हैं। हालांकि अगर अधिकतर मामलों में उच्चतम स्तर पर ही शेयर बिकते हैं, यानी ऊपर के उदाहरण में जैसा हमने बताया कि देखें तो यह 125 रुपये ही होगा। न्यूनतम स्तर को फ्लोर प्राइस कहा जाता है जबकि उच्चतम स्तर को कट ऑफ प्राइस कहा जाता है। जैसा दोस्तों हमने बताया यहाँ पर फ्लोर प्राइस 120 रुपये है तथा कट ऑफ प्राइस 125 रुपये है। आईपीओ अप्लाई करने में दोस्तों हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस ही चूज़ करना होता है यदि हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, मतलब मैक्सिमम प्राइस पर ही हम एप्लीकेशन डालें। नेक्स्ट है दोस्तों इशू साइज। इससे पता चलता है कि आईपीओ कितना बड़ा है। मान लीजिए कोई कंपनी अपने 1 करोड़ शेयर बेच रही है और उसके लिए प्राइस बैंड 120 से 125 रुपये रखा गया है, तो इसका इशू साइज 120 करोड़ से 125 करोड़ रुपए के बीच रहेगा। मान लीजिए कि सारे निवेशक कंपनी के शेयर 125 रुपये के उच्चतम भाव पर खरीदते हैं तो कहा जाएगा कि कंपनी 125 करोड़ रुपए का आईपीओ लाई थी। अगला है दोस्तों ऑफर फॉर सेल OFS। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो या तो वह अपने मौजूदा शेयरों में से ही जनता को बेच सकती है या फिर नए शेयर जारी कर सकती है। अगर कंपनी नए शेयर जारी करती है तो वह पैसा कंपनी को मिलते हैं जिससे कंपनी के बिजनेस को बढ़ाया जाता है, नए प्लांट या नया ऑफिस सेटअप किया जाता है अथवा कंपनी का ऋण अदा किया जाता है। कुछ अदर कॉरपोरेट पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। वहीं अक्सर आईपीओ के तहत कंपनी के मौजूदा
निवेशक और प्रमोटर अपने शेयर बेचते हैं और इस स्थिति को OFS कहा जाता है। OFS के तहत बेचे गए शेयरों में से जो पैसे मिलते हैं वह कंपनी के पास नहीं जाते दोस्तों। वो सारा पैसा कंपनी के प्रमोटर या निवेशक जिन्होंने अपने शेयर बेचे हैं उनके पास चले जाते हैं। यदि कोई कंपनी पूरी तरह से OFS का IPO लाती है तो इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तों। कई सारे IPO ऐसे भी होते हैं जिसमें फ्रेश इशू तथा OFS दोनों मौजूद होते हैं। यदि किसी IPO में टोटल फ्रेश इशू ही जारी किया जा रहा है तो वह सबसे स्ट्रांग IPO की कैटेगरी में आता है दोस्तों। इस बात का हमको IPO अप्लाई करते समय ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों ओवर सब्सक्राइब्ड अंडर सब्सक्राइब्ड। एक कंपनी ने IPO के तहत जितने शेयर जारी किए होते हैं ऐसा बहुत ही दुर्लभ स्थिति में होता है कि उतने ही शेयरों के लिए बोली भी लगे। अगर जारी किए गए शेयरों से कम के लिए बोली लगती है तो कहा जाएगा कि IPO अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ, मतलब लोगों का इस IPO में इंटरेस्ट नहीं है, लोग यहाँ पैसे नहीं लगा रहे हैं, मतलब लोगों को यह IPO ठीक नहीं लग रहा है, शायद उनको कैपिटल गेन होने की संभावना नहीं है इसलिए लोग पैसे नहीं लगा रहे हैं। वहीं अगर शेयरों की संख्या से अधिक शेयरों के लिए बोली लग जाती है तो उसे कहा जाएगा कि IPO ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि IPO ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ लोगों को लिस्टिंग के दिन कैपिटल गेन होने की बहुत अधिक संभावना दिखाई पड़ती है, इसलिए मैक्सिमम लोग का इंटरेस्ट इस IPO में होता है और लोग जमकर खरीदारी करते हैं, मतलब लोग पूरे मन से बहुत अधिक IPO में एप्लीकेशन प्राप्त होते हैं। अगला है दोस्तों शेयर अलॉटमेंट। शेयरों के लिए बोली लगाए जाने के बाद शेयरों का अलॉटमेंट होता है। इसके तहत देखा जाता है कि कितने लॉट दिए जाएं, किसे कितने लॉट दिए जाएं। IPO जितना ओवर सब्सक्राइब्ड होता है आपको कंपनी के शेयर मिलने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर 50 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए, यानी इस मामले में कहा जाएगा कि हर एक लॉट के लिए 50 लोगों ने आवेदन किया है, इनमें से किसी एक को ही IPO का अलॉटमेंट मिलेगा, बाकी लोगों के पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। अगला है दोस्तों डीमैट ट्रांसफ़र। जब आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो बैंक में जो अमाउंट आपका ब्लॉक्ड रहता है वो कट जाता है और आपको शेयर अलॉट करके आपके डीमैट खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अलॉटमेंट के बाद यह प्रक्रिया अपने आप होती है, आपको इसके लिए कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है दोस्तों ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। पहले अगर आपको IPO लेना होता था कि जितने लॉट आप खरीदते थे उतने पैसों का भुगतान आपको करना होता था। अगर ओवर सब्सक्राइब्ड होने की वजह से आपको शेयर नहीं मिलते थे तो वह पैसे आपको रिफंड कर दिए जाते थे। लेकिन आज के दिन में, मतलब आज के दौर में सेबी के नए नियम के अनुसार आपको भुगतान नहीं करना होता है, बल्कि शेयर अलॉट होने पर पैसे काट लिए जाने की इजाज़त देनी होती है। इस स्थिति में आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटते हैं बल्कि उसी में ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब कि दोस्तों जैसे आप IPO अप्लाई करते हैं तो पैसे कहीं ट्रांसफ़र नहीं होते हैं बल्कि आपके उसी अकाउंट में मनी ब्लॉक्ड हो जाता है, आप उसका किसी भी कार्य में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बस इतना ही दोस्तों फ़र्क हुआ है। एक बात और दोस्तों, जो अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में ब्लॉक्ड हो गया है उस पर भी जो भी बैंक का सेविंग अकाउंट में रखे गए पैसों का इंटरेस्ट बनता है वो दोस्तों बनता रहेगा। अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो पैसे आपके अकाउंट से काट लिए जाते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो सेम अमाउंट को अनब्लॉक कर दिया जाता है। आप
इन्हें फिर से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है दोस्तों लिस्टिंग डेट। आईपीओ के तहत शेयरों के अलॉटमेंट के बाद जब कंपनी शेयर बाजार पर लिस्ट होती है तो उसे लिस्टिंग डे कहते हैं। इस दिन अगर कंपनी का शेयर आईपीओ की कीमत से कम पर लिस्ट होता है तो उसे डिस्काउंट लिस्टिंग कहते हैं, जबकि अगर अधिक कीमत पर लिस्ट होता है तो उसे प्रीमियम लिस्टिंग कहते हैं। स्टॉक मार्केट पर शेयर की कीमत उसकी डिमांड के हिसाब से दोस्तों तय होती है। दोस्तों आईपीओ के थ्रू कंपनी जितना भी शेयर बेचना चाहती है, टोटल शेयर 3 अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग क्वांटिटी में शेयर की मात्रा को रिजर्व रखा जाता है। इसमें दोस्तों सबसे पहला है QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इस कैटेगरी के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियां, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, बैंक आदि आते हैं। बता दें कि इस कैटेगरी के तहत एक बार निवेश करने के बाद अलॉटमेंट तक वह अपनी बिड को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। किसी भी आईपीओ में इनका निवेश सबसे ज़्यादा होता है। अगला है दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर NII। आईपीओ की इस कैटेगरी के थ्रू आपको 2 लाख रुपए से ऊपर की बिड अप्लाई करना होता है। यदि दोस्तों एक कॉमन पर्सन भी 2 लाख रुपए से अधिक की बिड लगाता है तो वह इसी कैटेगरी में आ जाता है। लास्ट है दोस्तों रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इसके तहत भारत के एक कॉमन लोग, आम लोग आते हैं, जिसमें कि लोग एक लॉट के लिए मतलब 15,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए से कम तक की बिड के लिए अप्लाई करते हैं। वो सभी लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आईपीओ बहुत अच्छा है और वह ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है और आप रिटेल कैटेगरी में मल्टीपल लॉट के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, मतलब 2 लाख रुपए से कम तक के लिए, जिसमें लगभग 12, 13 या 14 लॉट तक हो सकते हैं। ओवर सब्सक्राइब्ड होने की कंडीशन में दोस्तों यदि आपको अलॉटमेंट मिलता भी है तो सिर्फ 1 लॉट ही मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपना पैसा ब्लॉक करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम सब रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 1 लॉट के लिए ही अप्लाई करें, यही हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। दोस्तों इन्वेस्टर की एक और कैटेगरी होती है जिनको एंकर इन्वेस्टर कहा जाता है। ये एक तरह से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के ही एक सब कैटेगरी होते हैं। यह किसी आईपीओ में 10 करोड़ या उससे अधिक की बोली लगाते हैं। इनके लिए बोली लगाने का दिन आईपीओ खुलने की तारीख से 1 दिन पहले का होता है। दोस्तों आईपीओ एप्लीकेशन के लिए कुछ विशेष कोटा भी अवेलेबल होता है। जैसे कोई कंपनी जब शेयर बाज़ार में खुद को लिस्ट करवाने के लिए आईपीओ लाती है तो वह अपने एम्प्लॉइज़ के लिए भी कुछ शेयर को रिजर्व रखती है। उसमें उस कैटेगरी में सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉय ही बिड लगा सकते हैं। अगला है दोस्तों शेयर होल्डिंग कोटा। मान लीजिए दोस्तों कोई कंपनी पहले से ही लिस्ट है, जैसे दिसंबर 2023 की घटना बताते हैं दोस्तों। टाटा मोटर, टाटा ग्रुप की कई सारी कंपनियां लिस्ट हैं, तो टाटा मोटर भी हमारे NSE BSE एक्सचेंज पर लिस्ट है। दोस्तों टाटा मोटर की सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजी दिसंबर 2023 में अपना आईपीओ लाई, तो टाटा टेक्नोलॉजी ने अपने आईपीओ में से टोटल शेयर में से कुछ शेयर अपने स्टेक होल्डर्स के लिए रिजर्व रखा। मतलब कि दोस्तों यदि आपके पास आईपीओ लाने तक, मतलब कि DRSP फाइल करने तक यदि आपके डीमेट अकाउंट में टाटा मोटर के शेयर थे तो आप टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ एप्लीकेशन डालने के लिए स्टेक होल्डर्स कोटा से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप 2 जगह से एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एक स्टेक होल्डर कोटा से भी, दूसरा रिटेल या NII कोटा से भी डाल सकते हैं। दोस्तों किसी भी आईपीओ में आप केवल एक बार एक ही कोटे से एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन यदि उस कंपनी में शेयर होल्डर्स का कोटा भी अवेलेबल है तब आप 2 तरह से एप्लीकेशन
मीन्स दो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एक डाल सकते हैं आप आम लोगों की तरह रिटेल या NII कैटेगरी से, दूसरा एप्लीकेशन आप शेयर होल्डर कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका फॉर्म दोनों वैलिड रहेगा। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपके पास IPO वाली कंपनी के पेरेंट्स कंपनी का शेयर आपके डीमैट अकाउंट्स में पहले से होना चाहिए, तभी आप शेयर होल्डिंग कोटे से एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं।